ईटीवी के खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसे शायद हर आदमी समझना चाहता है। अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाए तो वो अमीर गरीब नहीं देखता, वो जात पात नहीं देखता, बल्कि अगर किसी को बीमारी हो जाए तो इलाज के लिए लोग वो हर विधा इस्तेमाल करता है ताकि वो बेहतर हो सके। लेकिन अब इसे पूरे देश और राज्य का दुर्भाग्य समझिए कि इलाज के लिए जो सरकारी नीति या स्कीम की बात है उसमें एपीएल और बीपीएल दो भागों में बंटा है। बीपीएल यानी कि जिसके आय 72,000 रुपया यानी कि जो 6,000 रुपया प्रति महीना कमाता है वही सरकार की स्कीम का हकदार है। लेकिन बीमारी अगर 10,000 वाले किसी व्यक्ति को हो जाए या उसके परिवार में हो जाए तो फिर उसका जीना मुहाल हो जाता है, यानी उसके जान बचाने की कोई गारंटी नहीं होती। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, और लेकिन चर्चा पर जाने से पहले आपको दिखाना चाहते हैं इस मुद्दे यानी कि स्वास्थ्य से जुड़े इस मुद्दे पर आपको एक रिपोर्ट। पैसे के अभाव में सूबे के बड़े बड़े अस्पतालों से लेकर रिम्स जाकर मर जाने वाला गरीब ड्राइवर का भाई रवि हो या फिर रिम्स में पैसे के अभाव में दर दर भटकते कपिल देव, जो बीपीएल सूची में तो नहीं है पर उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि महंगे इलाज करा सकें। आखिर इनके स्वास्थ्य की रक्षा कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य में आज देश या राज्य का मध्यम वर्ग बड़ी संख्या में हर दिन महंगे इलाज के मकड़जाल में फंसकर गरीब हो रहा है। क्योंकि सरकारें बीपीएल और गरीबों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा की घोषणा कर चुकी है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए बोझ के अलावा योजनाओं के मायने कुछ खास नहीं। हम बोला कि भाई पैसा है नहीं तो कहाँ से इलाज करेगा, उतना पैसा बोला कि पैसा में दिक्कत होता है, मांस बढ़ गया है, वही ऑपरेशन करने बोला है। ऑपरेशन जो होना है वो टीआरपी है और टीआरपी के लिए कुछ सामान खरीद के लाना पड़ता है बाहर से, और वो तो इनको लाना ही पड़ेगा शायद। दरअसल सरकार की योजनाएं ऐसी है कि गरीब और अमीर तबके के बीच मध्यम वर्ग पिस रहा है। सवाल ये है कि 72,000 तक वार्षिक आय वाले स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लायक हैं, तो फिर 72,500 रुपये सालाना कमाने वाले योजना से महरूम क्यों? आंकड़ा तो ये भी बताता है कि हर साल लाखों की संख्या में लोअर मिडिल क्लास के लोग इलाज के खर्च के चलते बीपीएल सूची में शामिल हो जाते हैं। क्या सरकार बीपीएल सूची में आने से पहले उन्हें हेल्थ स्कीम की गारंटी नहीं दे सकती? बड़ी आबादी ऐसी है जो न गरीब है न ही अमीर, तो फिर उनकी रक्षा क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं? जरूरत है सरकार को मध्यम वर्ग का दर्द समझने की, उनकी पीड़ा समझने की, क्योंकि हर साल योजनाओं और घोषणाओं की चक्की में यदि सबसे ज्यादा कोई पिस रहा है तो वो है मिडिल क्लास। उपेंद्र, ईटीवी न्यूज, रांची। हर साल योजनाओं और घोषणाओं की चक्की में यदि सबसे ज्यादा कोई पिस रहा है तो वो है मिडिल क्लास। उपेंद्र, ईटीवी न्यूज, रांची। आपने पूरी रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट में हमारे संवाददाता जब स्वास्थ्य को लेकर अलग अलग अस्पतालों में जाते हैं तो कई ऐसे मरीज मिलते हैं जो बहुत बेबस हैं, चूंकि वो बीपीएल के अंदर नहीं आते, लेकिन स्थिति ऐसी भी नहीं कि वो अपना इलाज करा पाएं। एक बड़ा यक्ष सवाल है जिसकी आज हल ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, और हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता उपेंद्र जो कि लगातार स्वास्थ्य को देखते हैं। हम उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। साथ में हैं नदीम खान जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। साथ में सुप्रियो भट्टाचार्य जी जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। साथ में डॉक्टर बिमलेश जो कि शायद आए दिन इस तरह की घटनाओं को वो बहुत नज़दीक से देखते होंगे। सबसे पहले हम उपेंद्र से जानने की कोशिश करेंगे कि उपेंद्र, गरीब और अमीर, अगर गरीबों की बात करें तो गरीब में बीपीएल यानी कि जो 72,000 आय वाले लोग हैं, साल में 6,000 जो लोग कमाते हैं वो बीपीएल के अंदर आते हैं, लेकिन आज तक मिडिल क्लास को परिभाषित करने वाला कोई स्कीम नहीं आया है, ना उनका कोई स्लैब है। अगर अमीरों की बात करें तो उनके पास साथ इलाज के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं और बहुत सारे उनके पास संसाधन हैं। तो इस मिडिल क्लास के बारे में अब तक सरकार की तरफ से कोई परिभाषा नहीं आया। 10,000 कमाने वाला जिसका कि ज़्यादातर खर्च पैसे उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चले जाता है, तो ऐसे में ना उनके पास स्वास्थ्य बीमा कार्ड है ना सरकार की कोई स्कीम, तो ऐसे व्यक्ति के पास जीने का क्या कुछ और उपाय है? उपेंद्र।
बिल्कुल सही मुद्दा को उठाया है आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस राज्य में अगर बीमा कार्ड की बात करें, जिसकी घोषणा कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की है कि बीमा से आरक्षित होगा, आच्छादित होगा गरीब परिवार, उसके अलावा भी बात करें तो 72,000 रुपये का एक मानक तय किया गया है कि 72,000 जिस परिवार की वार्षिक आय है उसको जो राज्य के अस्पताल हैं, सदर अस्पताल हो या फिर रिम्स हो या फिर तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर उनको सभी इलाज जो जांच होते हैं वो सब फ्री होगी, निःशुल्क होगी। और उसके अलावा अगर उसे ज़रूरत पड़ेगा तो सरकार अपनी तरफ से दवा खरीद करके इलाज कराएगी, यह पहले से व्यवस्था है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी परिवार की आय साल में 72,000 यानी कि महीने में 6,000 से 1 रुपया ज़्यादा हो जाता है, आखिर उस परिवार के लिए कौन देखने वाला है? अगर कोई बीमार हो जाता है उसके परिवार में तो उसको किसी तरह की जो स्वास्थ्य को लेकर के जो सरकार की योजनाएं हैं उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। मैंने लगातार कई ऐसी रिपोर्टें देखी है। अभी हाल ही में बात करें हम तो रिम्स में एक मरीज परिवार आया हुआ था, उसको प्रोस्टेट में कुछ प्रॉब्लम है। 15,000 रुपये की उसके से मांग की गई कि बाहर से सामान लाना होता है तो 15,000 रुपये दीजिए, और उस परिवार के पास 15,000 रुपये नहीं है। लगातार वह 3 दिन 4 दिन से भटकता रहा है रिम्स में, लेकिन कोई उपाय नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या सरकार की जिम्मेवारी या जवाबदेही नहीं है कि वैसे परिवार जिनकी आय इतना नहीं है कि वह बड़े बड़े सरकारी या फिर निजी अस्पतालों में इलाज करा सकें, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दुखद पहलू यह है कि एक आंकड़ा बताता है कि राज्य में लाखों की संख्या है ऐसे लोगों की जो लोअर मिडिल क्लास में रहे हैं, लेकिन इलाज के चलते अपना ज़मीन बेचा है, कहीं से कर्ज लिया है और वो फिर बीपीएल सूची में शामिल हो गए हैं। तो समझा जा सकता है कि एक तरफ सरकार गरीबी हटाओ की बात करती है, स्वास्थ्य की रक्षा की बात करती है, और दूसरी तरफ एक बड़ा जो वर्ग है वह मिडिल क्लास से इसलिए बीपीएल सूची में आ जाता है, गरीब हो जाता है, क्योंकि उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसको कोई किसी तरह की हेल्थ बीमा नहीं मिली हुई है। जी अमीर से गरीब बन जाता है। हम नदीम खान जी से जानने की कोशिश करेंगे, आप स्वास्थ्य में बहुत काम करते हैं। अगर हम पूरे परिवार की अगर आय की बात करें, अगर एक किसी व्यक्ति की आय, अगर हम एक लेबर की बात करें, आज उसे 150 रुपये मिलता है। अगर पूरे महीने की बात करें, अगर उसको हर दिन अगर रोजगार मिलता है तो चलिए वो बीपीएल कार्ड में कवर हो जाएगा। अगर किसी की बात करें जिसका 300 रुपये आय, अगर कोई बड़ी मिस्त्री है, वो भी बहुत गरीब है जो कि बाहर में काम करता है, इसी तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोग के पास इलाज कराने के लिए और क्या विकल्प हैं नदीम जी? देखिए, पहला तो ये है कि जो आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय ईटीवी के माध्यम से पूरे आवाम को, जनता को दिखा रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। 2 मामले को मैं इसको देखता हूँ। पहला ये है कि जो एपीएल बीपीएल की कैटेगरी में बाइफरकेट करके जिस तरह से सरकार कर रही है, इसका कोई पैरामीटर ही नहीं है कि अमीर का पैमाना क्या होगा और गरीब का पैमाना क्या होगा। गरीब का पैमाना है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे, यानी कि 72,000 रुपया जिनका सरना आया है उनके लिए सुविधाएं हैं। लेकिन 10,000 रुपया अगर आप कमाते हैं तो आपके पास इलाज के लिए क्या संसाधन है, ये सवाल है। क्या 10,000 में आप इलाज के लिए खर्च निकाल पाएंगे? सवाल ही नहीं है, किस रूप में निकाल पाऊंगा। और 72,000 रुपया जो आप सालाना जो इनकम दिखा रहे एक परिवार का, वो तो उसका अगर साल भर का गिनती किया जाए तो उसका बाल बच्चे के पढ़ाई में, रोजमर्रे के सवाल में और खान पान में उससे ज़्यादा खर्च होता है। तो सरकार को उस लेवल पर उसकी कैटेगरी को जो है और आगे बढ़ाना चाहिए, कई लेवल पर आगे बढ़ाना चाहिए, पहला। दूसरा ये कि सवाल ये जनस्वास्थ्य पर, आपको ये मालूम होगा ही, आज से चंद दिन पहले जो है रिम्स में 9,001 साल में जो है डेथ हुआ है। एक दूसरा, आपका खुद नीति आयोग जो है झारखंड को कह रहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर सबसे निचले पायदान पर है और सरकार की जिम्मेदारी जो है स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल नगण्य है। देखिए, वो स्वास्थ्य सुविधाओं की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की मजबूरी की बात कर रहे हैं, बेबसी की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अस्पताल में जब आप होते हैं, सरकारी अस्पताल में आप बहुत नज़दीक से मरीजों को देखते हैं, बीपीएल के लिए अगर मान भी लें कि सुविधाएं हैं, तो जो ऐसा व्यक्ति जो वाकई में गरीब है लेकिन गरीब के परिभाषा के अंदर नहीं आता, उस पैरामीटर में नहीं आता, 10,000 कमाने वाला व्यक्ति अमीर है या गरीब है, इसका अंदाजा आप कैसे लगाते हैं? तोमर साहब, आप आज जो ईटीवी में आपने मुद्दा रखा है, रियली ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, जिसमें अभी बात हो रही थी कि
72,000 है उसको बेनिफिट मिलेगा और 72,500 गया उसको बीपीएल की सुविधा नहीं मिलेगी जी। ये बहुत बड़ा लैकिंग है। मेरा तो कहना है कि जहां पर डिजीज का सवाल, जो क्रोनिक डिजॉर्डर से जो ग्रसित होते हैं, जैसे रीनल फेल्योर हो गया, हिपैटिक फेल्योर हो गया, ये तमाम क्रोनिक डिजॉर्डर अगर किसी एपीएल को भी हो जाए तो स्थिति ये होगी कि कुछ दिनों के बाद, वो साल 2 साल के बाद वो बीपीएल में हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक बात और कहा जाता है, दलील दी जाती है कि सरकारी अस्पताल में जाएं, आपका इलाज मुफ्त में हो जाएगा। क्या सरकारी अस्पताल में वाकई में मुफ्त में इलाज होता है, या फिर वहां भी कुछ खर्च होते हैं? जैसे कि जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके प्रोस्टेट कैंसर है, उसके पास 20,000 रुपये के लिए दवा चाहिए या किट चाहिए, आखिर कहीं ना कहीं वो बेबस है। तो सरकारी अस्पताल में आपके पास आज की तारीख में वो सुविधाएं नहीं आ पाई हैं जहां पे आप मुफ्त का दावा करते हैं। तो क्या ऐसे लोग वाकई में, इनको जीने का कोई हक नहीं है? नहीं, तोमर साहब कहना एकदम सही है। और जहाँ तक अभी जो बात हो रही थी, वो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा का पेशेंट था, वो हमारी अपनी जो व्यवस्था है उसमें ऐसी कोई टू द पॉइंट व्यवस्था नहीं है जिसमें कि हम उसको 100% उस डिजीज के लिए अवेल करा पाए। उस स्थिति में तो इवन बहुत बार हम लोग देखते हैं अपने अस्पताल में कि बहुत दवा भी नहीं है जो कि निहायत आवश्यक होती है। तो मेरे समझ से तो निश्चित रूप से इस जो मार्कर है 72,000 का, उसको बिल्डअप करने की जरूरत है। सुप्रीता जी, जाने की कोशिश करेंगे, चूंकि राजनीति में रहे हैं और इनकी पार्टी सरकार में भी थी। सुप्रीता, कभी आपकी सरकार नहीं सोची कि जो बीपीएल है उसको फिर से रीडिफाइन करें? चूंकि आपके इलाके में 10,000 कमाने वाला, 12,000 कमाने वाला, 15,000 भी हम उसे मान के चलते हैं कि इलाज के लिहाज से वो गरीब हैं, और गरीब अगर वो नहीं भी हैं, लेकिन जैसे वो इलाज में जाएगा तो 1 महीने के अंदर वो गरीब हो जाएंगे। देखिए तोमर जी, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये बहुत संवेदनशील और मानवता से जुड़ा हुआ विषय जी। इसलिए सरकारें कोई भी रही हो, देखिएगा जब भी कोई भी राज्य सरकार अक्रॉस द पार्टी अपने अपने राज्यों में होती है और जब केंद्र सरकार होती है, तो जब वो बजट पेश होता है ना, तो बहुत अच्छी बातें कहते हैं कि ये हेल्थ फॉर ऑल स्कीम मेरे यहाँ चल रहा है, इस पर हम लोगों ने इतना एलोकेशन किया है, इस पर इतना किया, ये मेरा अचीवमेंट है। लेकिन होता उसमें वास्तविक कुछ नहीं है। इवन मैं आपको, आप शायद थोड़ा सा रिपोर्ट में चूक कर गए, बीपीएल में भी जो सुविधाएं हैं वो केवल आपको उसका एडमिशन मिल जाता है, बस इतना ही है। उसके बाद उसको जो दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है, आपके पास क्राइटेरिया कुछ भी हो, लेकिन वो प्रैक्टिकली दवाई उपलब्ध नहीं होता है। वहाँ पर सारा खर्च वो उसको फिर अलग से भी वहन करना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं जो सामाजिक स्तर पर लोग हैं, नदीम जी लोग लगे हुए रहते हैं कि जैसे हम लोगों ने एजुकेशन फॉर ऑल किया, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पर लिया, तो हेल्थ फॉर ऑल करके जब तक इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में नहीं स्थापित करेंगे, और हम लोगों के जो संविधान का जो प्रेम्बल है जी, उसमें जो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है, ये पूरा कंसेप्ट ही अब चेंज हो गया। क्योंकि यदि वेलफेयर स्टेट हो जाए तो फिर तो ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने हर सिटीजन को जीने के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए इक्वली। प्रधानमंत्री जी इस बार जो घोषणा किए हैं कि एक बड़ी आबादी, उनका 5 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक कि ये तय ना हो जाए कि इसके जो लाभ हैं वो किसको मिलेगा। अगर ये वाकई में सरकार, जो राज्य सरकारें हैं, अगर ये तय कर लें और इस दिशा में कुछ काम करें, तो बीपीएल के अलावा, यानी कि बीपीएल को एक बार लगता है कि फिर से रीडिफाइन करने की जरूरत है। क्योंकि जो 6,000 रुपये का आय है आज की तारीख में, आप 12,000 के जो लोग पैसा कमाते हैं, 12,000 रुपये जिनका आय है प्रति महीना, उनकी भी वही स्थिति है। तो आखिर ऐसे लोग, क्या इनको नहीं जीने का अधिकार बनता है? राइट टू लाइफ सबके पास एक अधिकार होना चाहिए, क्या डॉक्टर साहब? इसमें तोमर साहब कोई दो मत नहीं है। ये निश्चित रूप से इसको पुनः डिफाइन करना होगा। और जहाँ तक प्रधानमंत्री की हेल्थ स्कीम का, जो अभी मेरे समझ से स्कीम तो सही है, लेकिन अगर उसका डायरेक्शन सही होता है तो मेरे समझ से उसको बेनिफिट निश्चित रूप से मिलेगा, अगर वो पूर्णतः इम्प्लीमेंट हो तो।
हम एक बार फिर से उपेंद्र जुड़ने की कोशिश करेंगे। उपेंद्र, आप रिम्स में लगातार वहाँ पर जाते रहते हैं, विजिट करते हैं। वहाँ पर जो मरीज आते हैं, अगर उनकी संख्या के लिहाज से भी देखें तो वहाँ पर बीपीएल और एपीएल के आधार पर लोग नहीं आते होंगे, बल्कि वो लोग आते होंगे जो लाचार हैं, जो जीना चाहते हैं, जो कि असाध्य रोग से पीड़ित हैं। कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई हार्ट डिजीज से पीड़ित है, तो कोई ना कोई किसी गंभीर बीमारी से परेशान है। रिम्स जैसे जगहों में वहाँ पर अमीर गरीब जाति पात इन चीज़ों को कितना बहुत देख पाते हैं अगर वहाँ पर जिंदगी जीने का सवाल हो तो? उपेंद्र, देखिए बिल्कुल अगर रिम्स की बात करें तो चूंकि राज्य भर से यहाँ पे मरीज आते हैं और रिम्स में पहुँचने वाले जो मरीज हैं उनका अगर आकलन किया जाए तो पता चल जाएगा कि पूरे राज्य में क्या स्थिति है और किस रूप में मिडिल क्लास हैं या फिर लोअर क्लास हैं। मैं उच्च वर्ग की बात इसलिए नहीं करता हूँ कि उच्च वर्ग के लोग या फिर उच्च वर्ग से जो बीमार लोग आते हैं वो उस समय रिम्स में आते हैं जब किसी भी निजी संस्थान में उनका इलाज करने से डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, तब उनका एक रास्ता बचता है कि अंतिम समय में रिम्स आया जाए, क्योंकि रिम्स में किसी को इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पर आपके मरीज को नहीं रखा जाएगा। लेकिन जो संख्या है, हर दिन 3000 से ज़्यादा मरीज ओपीडी में पहुँचते हैं और 1500 से ज़्यादा मरीज इंडोर में भर्ती हैं। उसका एक अगर सामाजिक आकलन किया जाए, आर्थिक आकलन किया जाए तो बिल्कुल साफ है कि ज़्यादातर जो संख्या है वह मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का ही है, उच्च मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग का है। और सबसे हैरत की बात यह है कि वो हाथ में पुर्जा लेकर के और वो भटकते हैं कि कहीं उपाधीक्षक लिख दें तो उनका फ्री इलाज हो जाएगा या फिर कुछ व्यवस्था हो जाए कहीं से, तो जान बच जाएगा, तो जान बच जाएगा। ये नदीम जी, स्थिति यह है लोअर मीडियम क्लास का कोई डेफिनेशन है क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में? 72,000 रुपए नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास क्या कोई ऐसे स्कीम्स हैं आपकी जानकारी में? देखिए, इस तरह का तो कुछ है नहीं। आपको गरीब लोगों के लिए अगर ये कहें कि वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तौर पर कह सकते हैं, असाध्य रोग योजना के तहत कह सकते हैं, या फिर नहीं तो सांसद विधायक मंत्री का मद के तौर पर जो है वो स्वास्थ्य वाले मामले में वो ये सब जोड़ के कह सकते हैं। स्पेसिफिक करके कि किसी बीमारी के लिए पूरा मतलब छोटी बीमारी से लेकर के कैंसर तक का इलाज करने के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं है, पहला। दूसरा आपका ये है कि जो एपीएल बीपीएल की कैटेगरी की बात कर रहे हैं, पहला तो सच मानो में बीपीएल का जो ये आपका इसकी व्याख्या है, इसको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, दुरुस्त करने की ज़रूरत। दूसरा, उससे और हम आगे बढ़ते हैं कि जो बीपीएल सूची में जो लोग का नाम शामिल हो जाता है या जो लोग इलाज के लिए जाते हैं, तो पहला वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा अगर प्राइवेट में अगर जाते हैं तो प्राइवेटों में पहला ये रहता है कि उसका 2.5 लाख रुपया जो मिलने वाला है उसको पहले हम कैसे लूटें, जी पहला। दूसरा आपका ये रहता है कि उसके बाद का आगे का कड़ी, उससे जमीन बेचवा करके, जेवरात बेचवा करके, ऐसा एग्जाम्पल अनगिनत रहा है। अभी नजदीक में वेदांता में देखने को मिला है। हम नाम नहीं लेंगे, हम नाम नहीं लेंगे, हम तो नाम ले ही सकते हैं साहब, नहीं आपको भी नहीं। हम इस प्रोग्राम में हम ये मुद्दा सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं कि हम किसी एक अस्पताल पे नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या लोगों को जीने का अधिकार है इस देश में? अगर सबके लिए संविधान बराबर है तो जो ऐसे लोग जिनका आय 6000 से ज्यादा है उसे भी जीने का अधिकार, उसे भी स्वास्थ्य मिलने की गारंटी होनी चाहिए। सुप्रियो जी, क्या कहेंगे आप? मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग कुछ भी योजना बना ले, चाहे कुछ भी घोषणा कर ले, कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इसका निदान ये नहीं है। मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ और साफ को इससे कह रहा हूँ कि मानवता का सवाल है, इसमें कहीं कोई राजनीतिक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हमको तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मेरे जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उन पे भी, उनकी भी कमिटमेंट पे, क्योंकि वही डॉक्टर जो सरकार हॉस्पिटल में इलाज करते हो वही डॉक्टरों का सबका प्राइवेट क्लिनिक भी है। तो आप देखिएगा कि सरकारी व्यवस्था को डूबने में एक बहुत बड़ा जिम्मा इन प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का भी रहा है कि वहां पर यदि ज्यादा, इसके लिए जिम्मेदार आपका स्कीम नहीं रहा है? स्कीम जहां पर अस्पताल पहले ये पूछता हूं कि आपके राज्य में बीपीएल की संख्या कितनी है? नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं राजेश जी, इसके लिए पूरा सिस्टम ही जिम्मेवार जी। तो क्यों नहीं बीपीएल को रीडिफाइन किया जाए? क्यों नहीं सरकारी अस्पताल को इतना ज्यादा समृद्ध कर दिया जाए ताकि वहां पर इलाज के लिए दवा वहां पर मिले, डॉक्टरों की उपलब्धता हो, सरकारी अस्पताल इतने ज्यादा खुद में सशक्त हो, कोई व्यक्ति वहां पर जाए तो इलाज करवा के वापस आए, यानी उसको एक नया जीवन मिल जाए। तो क्या
आने वाले समय में इस दिशा में बात उठेगी? निश्चित तौर पे देखिए, हम लोग पार्टी के अंदर जब बैठते हैं, इस प्रकार की योजनाओं पर हम लोगों ने काम करने का पहले भी काम शुरू किया था कि आप लोग देखे होंगे कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा लंबा समय मिला नहीं, लेकिन एक है कि हम लोग भी सरकार बनाए हैं, वो अलग विषय है। लेकिन हम लोगों ने जब सरकार बनाई थी तो सामाजिक सुरक्षा पे हम लोगों ने किसी भी तरह का कोई भी बैरियर नहीं लगाया था। हमने कहा था चाहे वो विधवा पेंशन योजना हो चाहे किस पे, कि कास्ट एंड क्रीड को खत्म करो, डॉक्टर साहब जो जरूरी है उसको दो। इसमें आपका थोड़ा ऑब्जेक्ट करूंगा कि आप प्राइवेट या सरकारी ये स्तर, इसमें डिमार्केशन का कोई वैसा ये नहीं है। हम लोगों को मिलके और इस कदम पे स्टैंड करना पड़ेगा। मैं सिस्टम के बारे में, हम सिस्टम के ही बारे में बोल रहे हैं कि उस कम से कम सरकारी अस्पताल, सरकारी जो भी व्यवस्था है हेल्थ से संबंधित, हम लोग उसको इतना स्ट्रांग करें कि जो भी वहां जाए, जो भी वहां पर पेशेंट रहे, उसको पूर्णतः ये मिले। तो इसमें हम लोग कुछ कर्टेल कर सकते हैं। लेकिन जहां तक प्राइवेट और ये का बात नहीं है, यहाँ बात यह है कि वो बीपीएल के आय को हम बीपीएल हो या एपीएल हो या कम पैसा कमाने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसको वो सुविधाएं मिले। कि डॉक्टरों के जरिए से जो खुद सरकारी अस्पताल में मान लेते हैं कि मारी पीट हो जा रही है, तो एक उससे भी भयभीत होकर के कुछ पेशेंट या मरीज भी परेशान होते हैं और फिर लास्ट में वहां से छोड़ दिया जाना। सरकार वो एक अलग घटना है नदीम जी। मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि क्या आम लोगों को मेडिकल की गारंटी ना मिले? जो व्यक्ति बीमार है क्या उसको जीने का हक नहीं है? अगर उसका इनकम सिर्फ 10,000 रुपया है लेकिन परिवार के लोग लाचार हैं उसका इलाज कराने में, उसको भी इलाज मिले, उसको भी दवा मिले, ताकि वो एक बार फिर से घर वापस आए, ना कि वो अस्पताल में ही दम तोड़ दे। हम इन्हीं चीजों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इतना साफ है इस चर्चा से कि सरकार बीपीएल, जिसका की परिभाषा को साथ एक बार फिर से इस परिभाषा को देखने की जरूरत है, इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है। दूसरा कि सरकारी अस्पताल को इतना ज्यादा संपन्न कर दें, संसाधन संपन्न कर दें कि लोगों को शायद प्राइवेट अस्पतालों की तरफ ना जाना पड़े, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सीमित संसाधन है। ऐसे में उनके भी परिजन इस पूरे देश में, राज्य में सुखी रहें, संपन्न रहें और अस्पताल जाएं तो वो वहां से इलाज करवाकर घर वापस आएं, ना कि जो अभी स्थितियां बनी हैं कि बहुत सारे लोग सिर्फ इलाज के अभाव में मर जाते हैं। जब अगली बार मिलेंगे तो एक नए मुद्दे से मिलेंगे, तब तक लीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।